हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं जो चैप्टर हमारा सेल बायोलॉजी है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा जो बाकी टॉपिक्स हो चुके थे यहाँ से आज फिर से स्टार्ट करेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तो सेल का ओवरव्यू कैसे होता है तो उसको देखेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन अनियन सेल्स इन एन अनियन पिल एंड और ह्यूमन चेक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आपने अर्लियर क्लासेस में देखा होगा अनियन का जो अनियन पील होता है ना, उसका जो एक छिलका होता है ना, ऊपर का छिलका वाइट कलर का छिलका निकलता है, उसको निकाल के आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें कंपार्टमेंट जैसे बने हुए होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में अगर आप लोग उसको देखोगे तो ठीक है। लेट अस कलेक्ट देयर स्ट्रक्चरल let us collect their structure, इनके स्ट्रक्चर को कलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद द अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होता है एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विदिन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जो अनियन सेल है एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। अनियन का जो सेल है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है ना, एक अलग सेल वॉल होता है जो आउटर बाउंड्री बना देता है, और सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ठीक है। The cell of human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। तो जो ह्यूमन चिक होता है ना, ह्यूमन चिक के अंदर में आप एक मतलब ब्लंट ब्लेड रहता है, उससे क्या करते हैं ना, चिक के अंदर में ऐसे रोल करोगे ना, तो जो भी डेड सेल्स होते हैं ना वो सारे उस ब्लेड पे आ जाते हैं। फिर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए आपको दिखेंगे। तो यही बोल रहा है कि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल उसमें होता है, आउटर मेम्ब्रेन को जब आप लोगे, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर में क्या होता है ना कि एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एकदम डेंस मतलब एकदम घना होता है, ठीक है। वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये सारे सेल्स में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। This nucleus contain chromosome which in turn contain the genetic material DNA। जो ये होता है ना न्यूक्लियस, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल DNA इसके अंदर में होता है। और ये क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम को रखता है। और क्रोमोसोम एक झिल्लीदार होती है, मतलब बहुत पतली सी लेयर होती है। एक केसर का जो देखा होगा ना, केसर आप लोगों ने कितनी पतली होती है, उससे भी ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हो कि उतनी पतली होती है, ठीक है। वो क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। तो कहाँ पे रहता है सेल का जेनेटिक मटेरियल, तो क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पे रहता है, तो न्यूक्लियस में। और द सेल्स, ऐसे सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जो सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड जो भी न्यूक्लियस होते हैं उसमें मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर रहते हैं, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जो सेल्स दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन बोथ यूकैरियोटिक सेल
एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि ऑक्यूपाई करता है द वॉल्यूम ऑफ द सेल, की सेल का वॉल्यूम कितना होगा उसको मेज़र कैसे किया जाता है, तो सेल में फिल्ड सेमी फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से, ठीक है। सेल में क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके हेल्प से सेल का वॉल्यूम को देख सकते हो, क्योंकि वो जो भी साइटोप्लाज्म है फिल्ड होता है वो सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, यही मेन एरिना होता है जिसमें सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे अकर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है ये मेन एरिना होता है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में, ठीक है। Various chemical reaction occurs in it and keep the cell in the living state। और ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, साइटोप्लाज्म किसी भी सेल में अगर ख़त्म हो जाता है तो वो सेल को हम डेड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होंगे, तो सेलुलर एक्टिविटीज़ कहाँ पे होते हैं, तो लिविंग में होते हैं, और कोई भी नहीं होंगे मतलब वो डेड है, वहाँ पे कुछ नहीं होंगे, तो ठीक है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो वो ऑर्गेनल्स क्या क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स तो क्या क्या है मेरे पीछे बोलिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो ये 6 ऑर्गेनल्स होते हैं एवरी सेल्स में, न्यूक्लियस के साथ साथ। न्यूक्लियस तो होता ही है, उसके साथ साथ और क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स तो होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन उनमें कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। Ribosome are non-membrane bound organelle found in all both prokaryotic as well as eukaryotic cell। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हमारा, ये है राइबोसोम। ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है कि ऑर्गेनल्स जो भी फाउंड होते हैं, ऑर्गेनल्स राइबोसोम जो है वो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो राइबोसोम क्या है, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, तो ये दोनों में फाउंड हो रहा है, प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा है और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles।
क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द सेल। मतलब सेल के अंदर में राइबोसोम ही ऐसा नहीं है कि बस साइटोप्लाज्म। राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम जो है ना वो बस साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है और किस में हमें मिलता है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स। दो ऑर्गेनल्स और में मिलता है जो कि हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इनमें भी फाउंड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, तो प्लांट्स में फाउंड होता है। ये प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंटेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पावर हाउस है, ठीक है, एटीपी जनरेट करता है प्लांट एंड एनिमल बोथ में। और कहाँ पे ये और तीसरा है ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीनों में क्या होता है कि राइबोसोम फाउंड होता है। ठीक है, animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ लिए, क्या था, वो था राइबोसोम। ठीक है, और ये जो सेकेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये हमारा सेंट्रोसोम। तो ये किस में हेल्प करता है, हमारा सेल डिवीज़न में। ठीक है, ये भी एनिमल में ही पाया जाता है। और वो जो राइबोसोम था वो प्लांट और एनिमल बोथ में पाया जाता था। ठीक है, सेल डिफर्स greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, the smallest cell are only 0.3 micrometer in length, while bacteria while bacteria वाइल बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, उसका कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर में। जो सेल है उसका जो साइज है, शेप है और एक्टिविटीज़ है वो वेरी करता है। अलग अलग सेल का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन से हमारे, तो माइकोप्लाज्मा है। बहुत बार माइकोप्लाज्मा के बारे में नीट में क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। और ओनली 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। लेंथ इसका कितना है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया होता है उसका लेंथ कितना होता है, उसका जो लेंथ होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना दे रखा है, 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले डायग्राम्स देखेंगे। यहाँ पे डायग्राम क्या बोल रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम है दिख रहा है आप लोगों को, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये है फर्स्ट हमारा ये है आरबीसी का डायग्राम है। ठीक है, आरबीसी है, इसका शेप कैसा बताया है यहाँ पे, राउंड एंड बाइकॉनकेव। तो ये कैसे है, राउंड तो दिख ही रहा है और बाइकॉनकेव है, मतलब एक साइड से ऐसे घुसा हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड से भी ऐसे घुसा हुआ है। इसीलिए ये आरबीसी का स्ट्रक्चर राउंड एंड बाइकॉनकेव बोल रहा है। ठीक है, हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है। और सिकल सेल वाले केस में आप लोग देखोगे कि सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल शेप हो जाता है। तो बाइकॉनकेव और राउंड से उसका स्ट्रक्चर ऐसे सिकल शेप हो जाता है, हसुआ की तरह। हसुआ होता है ना जिससे घास काटा जाता है, गांव में काटा जाता है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तो वैसा होता है। ठीक है, अब जो WBC है उसका कैसा शेप होता है, उसका शेप होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड मतलब अमीबा का शेप देखो जैसे तैसे रहता है, तो वही अमीबॉइड शेप है, देखो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, और जो कॉलमनर है वो एपिथेलियल सेल होता है,
लॉन्ग एंड कॉलमनर। देखो कॉलम बना बना के है ना, कॉलम की तरह पूरा, देखो ऐसे कॉलमनर रहता है। कौन रहता है? तो कॉलमनर रहता है एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो होता है, ठीक है। अब जो नर्व ब्रांचेस, है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉन्ग है, सारे लॉन्ग है, इतने लॉन्ग है, ऐसे ऐसे रहते हैं, नर्व ब्रांचेस है ये, ठीक है। इसका यहाँ पे ये सेंटर होता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, नर्व सेल का बोल सकते हो। और एक यहाँ पे एक्सोन अगर लगा देंगे तो ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो है ट्रैकेट। ट्रैकेट ये प्लांट में फाउंड होता है, ये एलोंगेटेड होता है, एकदम ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे इसके न्यूक्लियस रहते हैं ऐसे। तो ये ट्रैकेट का स्ट्रक्चर है। और जो मेसोफिल सेल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो होते हैं राउंड एंड ओवल। जो मेसोफिल सेल्स है वो कैसे होते हैं? राउंड एंड ओवल होते हैं मेसोफिल सेल्स। तो सबके स्ट्रक्चर की शेप याद रखोगे आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि माइक्रोप्लाज्मा होता है। कितना होता है? तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है माइक्रोप्लाज्मा। और जो बैक्टीरिया होता है उसका जो साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। लार्जेस्ट जो होता है आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग जो बोलते हैं, वो उसका अंडा जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। एमॉन्ग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म न मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आरबीसी सेल्स इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा है? तो हमारा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है, ठीक है। ये लेंथ में नहीं दे रखा, ये डायमीटर में दे रखा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लेंथ में पूछ रहा है मेरे को या फिर डायमीटर। बस 7.0 माइक्रोमीटर दिख गया तो मतलब टिक लगा दो करेक्ट में, नहीं वहाँ पे अच्छे से देखना है, वहाँ पे लेंथ भी रहता है और डायमीटर भी रहता है, ठीक है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। सेल्स आल्सो वैरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है। अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है। और जो नर्व सेल होते हैं ना वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा पड़ा था? तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा पड़ा था? तो ऑस्ट्रिच के एग को। और नर्व सेल को क्या पड़ा था? लॉन्गेस्ट पड़ा था। और ज़्यादा डायमीटर वाला कौन था? तो हमारा ह्यूमन आरबीसी 7.0 माइक्रोमीटर का लार्जर डायमीटर था, ठीक है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। दे मे बी डिस्क like polygonal, columnar, cuboidal, thread-like or even irregular. Shape of the cell may vary with function they perform. ठीक है, जो सेल है ना उसका जो शेप है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करता है, उस पर भी उसका शेप साइज ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे है डिस्क लाइक, तो डिस्क ऐसा होता है। तो डिस्क सॉरी अच्छा से डायग्राम नहीं बन रहा है। देखो डिस्क लाइक बोला है तो डिस्क इस शेप में होता है, ठीक है। पॉलीगोनल बोला है तो पॉलीगोन का स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे ऐसे, इस शेप में भी हो सकता है, ठीक है। कॉलमनर है, कॉलम के शेप में होगा।
ऊपर में डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि कॉलम का शेप कैसा था। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज में होगा। ये है कॉलमनर है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल शेप में होगा। ठीक है, ऐसे होगा। और फिर हमारा है थ्रेड लाइक, तो वो धागे नुमा होगा। थ्रेड लाइक मतलब ऐसे ऐसे होगा। और इरेगुलर का मतलब होगा आगे पीछे रफ सरफेस जैसा कुछ भी इरेगुलर है, या एमीबॉइड भी इसको बोल सकते हैं और इरेगुलर से भी बोल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।